मैं हिंदुस्तान का एकमात्र कोच हूं जो बिलीव करता है कि यार तुमको तुम्हारे पैर पे खड़ा कर दूं। यह दुनिया में एक ऐसी चीज है विवेक जो आप किसी को दे नहीं सकते। कितने पेरेंट्स परेशान होते हैं, भैया हमारा भी लड़का वहां पढ़ लेता, देहरादून में पढ़ लेता, शिमला में पढ़ लेता, लंदन में पढ़ लेता। अरे भैया शिमला, लंदन, देहरादून से ज्यादा जरूरी है कोई चीज जो आप खुद अपने बच्चे को दे सकते हो। तुम विद्या तो जबरदस्ती दे सकते हो, विवेक जबरदस्ती नहीं दे सकते। हो सकता है दुनिया दिल्ली भूल गई हो, लक्षद्वीप सबके दिमाग में। अयोध्या बनेगा पूरे दुनिया का निर्वाण स्थल। या तुम अगर मोदी जी की तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो तो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे होगे कदम कदम पर, पग पग पर। और यही विवेक पैदा करता है। जहां चुनौती है वहां रास्ता भी है। जय हिंद फ्रेंड्स। आज युवा दिवस की सबको ढेर सारी बधाइयां। भारत दुनिया में आज एक ऐसा देश है जिसके पास युवा सबसे ज्यादा है। मतलब हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। और जिस घर में युवा सबसे ज्यादा हो, सामान्य तौर पर वो घर बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, उसमें जो सबसे अहम चीज है वो है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज, किसी भी परिवार समाज और राष्ट्र, इनके निर्माण में, इनके बनने में जो सबसे अहम चीज है वो है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। और इस ह्यूमन बीइंग से पैदा होता है ह्यूमन रिसोर्स। अब प्राकृतिक रूप से कोई राष्ट्र कितना भी धनी हो, नेचुरल रिसोर्स बहुत हो, जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन से बहुत धनी था, नेचुरल रिसोर्स से। 15th सेंचुरी में कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं था। 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी में कोई यूएस नहीं था। जबकि आज जहां यूएस है वो नेचुरल रिसोर्स में बहुत रिच है। लेकिन उस नेचुरल रिसोर्स का क्या फायदा अगर उसका ह्यूमन रिसोर्स रिच ना हो तो? अगर ह्यूमन रिसोर्स रिच कर लिया जाए और नेचुरल रिसोर्स ना भी हो तो भी राष्ट्र ताकतवर बन सकता है। जापान उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 2 कंट्री दुनिया में है, यूएस नेचुरल रिसोर्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। जापान ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स नहीं है। देखो आप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, नेचुरल रिसोर्स में कंट्री रिच है, ह्यूमन रिसोर्स में कंट्री रिच है। जापान नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में कंट्री रिच है। और आप देखो जापान की स्थिति, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर आप यहां का फोर्ड जानते हो
तो आप यहां की टोयोटा भी जानते हो। यानी कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत कर ले तो उसको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी नेशन अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन पर अगर कोई भी नेशन काम कर ले तो उसकी महानता को कोई रोक ही नहीं सकता। अब सवाल यह उठा कि इस ह्यूमन रिसोर्स का विकास कैसे हो। अब यह बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं आपसे जो रूबरू हो रहा हूं, युवा दिवस के दिन स्वामी विवेकानंद की कोई चर्चा नहीं करूंगा, उनके सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। एक तो उनके योगदान की चर्चा करूंगा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, और एक बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद को क्यों राष्ट्रीय संत घोषित किया जाना चाहिए। अब इस देश का हर युवा वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान तो नहीं पढ़ सकता, और बहुत सारे घरों में तो पढ़ने भी नहीं देंगे। कहेंगे पहले फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, जिंदगी बना लो, नौकरी ले लो, फिर यह सब पढ़ना। तो कोई तो रास्ता दिखाई पड़े, कोई तो रे ऑफ होप दिखाई पड़े, कोई तो लहर दिखाई पड़े, चमक दिखाई पड़े, रोशनी दिखाई पड़े, जिसको पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया एक बात पर एकमत है कि एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। सब कहते हैं भैया एजुकेशन पे ध्यान दो, लेकिन एजुकेशन देने के बाद भी अगर समाज में नशा बढ़ जाए, अगर समाज में जातिवाद बढ़ जाए, अगर समाज में संप्रदायवाद बढ़ जाए, अगर समाज में अपराध बढ़ जाए, फिर तो एजुकेशन फेल कर गई। चलो ठीक है, मान लिया एजुकेशन कि भाई एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स को ताकतवर बनाने का सबसे अहम सोर्स है एजुकेशन, मान लिया। लेकिन दे दिया एजुकेशन, 80% एजुकेशन हो गई, 80% नशा बढ़ गया, जातिवाद बढ़ गया, संप्रदायवाद बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, डिप्रेशन, ईर्ष्या, ये सब तो कम होना चाहिए ना। अगर खत्म ना भी हो, मानवीय गुण है, अगर खत्म ना भी हो तो कम से कम बहुत कम हो जाना चाहिए, पर ये तो बढ़ गए। ये बात विचार करने की है कि जब देश आजाद हुआ 1947, 11% एजुकेशन लिटरेसी रेट, उससे भी कम रहा होगा। आज 80%। यानी कहीं ना कहीं
कोई ना कोई कमी रह गई। ये जो देश है भारत, इसने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करने का दो रास्ता। पहला रास्ता ध्यान और दूसरा रास्ता विद्या। ध्यान को इसने अनिवार्य कहा, कंपलसरी। विद्या को अनिवार्य नहीं कहा, क्योंकि ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने शिक्षा लिया ही नहीं। कबीरदास सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ऐसा न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो स्कूल गए ही नहीं, पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, अमर हैं। यानी इस ध्यान शब्द में ऐसा कोई ना कोई जादू होगा, कुछ तो होगा। इस देश ने इसको कंपलसरी कहा, और विद्या के साथ तो एकदम कंपलसरी कहा। आज आप लोग देखो, तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान का एकमात्र कोच हूं जो बिलीव करता है कि यार तुमको तुम्हारे पैर पे खड़ा कर दूं। कुछ ऐसा सिखा दूं कि तुम्हारा अपना विकास हो, खुद का। जैसे मेरा हुआ, मैं अंधकार से बाहर आया। मैं तो घोर अंधकार में था ना, बहुत घोर अंधकार में, और उस घोर अंधकार से मैं बाहर आया, तो मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो मिला ही होगा। (1863) 1863 में यह व्यक्ति पैदा हुआ कायस्थ परिवार में, बंगाल में, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए शिकागो रिलीजियस पार्लियामेंट के बाद 1893। 1897 रामकृष्ण मिशन, और 1902 में डेथ। इतनी छोटी सी जिंदगी में यह आदमी, और पश्चिम वेस्ट तो दीवाना है इस आदमी का। लोग कहते हैं कि अरे भाई साहब, विवेकानंद अमेरिका गए और वहां उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उसी पे पश्चिम दीवाना हो गया। नहीं नहीं, पश्चिम ने देखा कि इस आदमी को एक ऐसी बात पकड़ में आ गई है, क्योंकि वही पश्चिम की ताकत की वजह था। आज जो तुम पश्चिम की ताकत देख रहे हो, उसकी एक खास वजह है। भारत ने उसको बहुत पहले, प्राचीन काल से उसकी धारा भारत में मौजूद है। सिर्फ भाइयों और बहनों, आप भी जाइए ना, भाइयों बहनों कहिए, देखिए कितने लोग प्रभावित होते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो सारा राज है, सारा रहस्य है, वो उनके नाम में छुपा है। स्वामी विवेक। ध्यान से जो चीज पैदा होती है वो है विजडम, विवेक। और इस विवेक को किसी को देने का कोई रास्ता नहीं है, ही नहीं। यह दुनिया में एक ऐसी चीज है विवेक, जो आप किसी को दे नहीं सकते। नहीं तो हर अमीर, पैसे वाला, अमीर मतलब पैसा नहीं होता, मैं माफी चाहता हूं, हर पैसे वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता। और अगर हर पैसा वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता, तब फिर अब्राहम लिंकन कभी नहीं पैदा होता, क्योंकि फिर पैसे वाले अपनी मोनोपोली बना लेते विवेक पे। फिर नेपोलियन कभी नहीं पैदा होता, फिर गांधी कभी नहीं पैदा होते,
फिर अंबेडकर कभी नहीं पैदा होते, फिर मोदी कभी नहीं पैदा होते, फिर मुलायम सिंह यादव कभी, ये सब बहुत सामान्य घर के लोग, बहुत सामान्य। फिर मायावती कभी नहीं पैदा होती। ये सब बहुत अति सामान्य घर के लोग। ये कौन सा दून स्कूल में पढ़े हैं? ये सारे के सारे लोग कौन सा बहुत प्रसिद्ध स्कूलों में पढ़े हैं? इनमें से कुछ लोगों के स्कूल तो आपको पता ही नहीं होंगे। इनमें से बताओ कितने लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल। कितने पेरेंट्स परेशान होते हैं, भैया हमारा भी लड़का वहां पढ़ लेता, देहरादून में पढ़ लेता, शिमला में पढ़ लेता, लंदन में पढ़ लेता। अरे भैया, शिमला, लंदन, देहरादून से ज्यादा जरूरी है कोई चीज जो आप खुद अपने बच्चे को दे सकते हो। ये जो चीज है ये दी नहीं जा सकती। शिक्षा तो मार पीट के टेबल रटाया जा सकता है। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा टेबल तो रटाया जा सकता है। इसीलिए जितनी कौमें रटने पे डिपेंड कर गई, रटने पे, सब बर्बाद हो गई। जितनी कौमें रटने पे बर्बाद बैठी, जितनी, सब बर्बाद हो गई। क्योंकि रटने वाली कौमों ने इस चीज को खो दिया। उठा लो, लाइन से उठा लो। तुम विद्या तो जबरदस्ती दे सकते हो, विवेक जबरदस्ती नहीं दे सकते। क्योंकि विद्या बाहर से आती है, विवेक अंदर से आता है। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये दोनों में सबसे बड़ा। इन सारों के पास, ये जितने सारे लोग हैं, इनके पास अच्छा स्कूल भले नहीं था, लेकिन इन सब के पास विवेक था। और उस विवेक ने इनको कितनी उपलब्धियां दी। और यह पैदा किससे होता है? यह पैदा होता है ध्यान से। विद्या बाहर से दी जाती है और विवेक अंदर से पैदा होता है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। इसलिए आप टेबल रटवा सकते हो, आप बच्चों को टेबल रटा सकते हो, फॉर्मूले रटा सकते हो, नोट्स रटा सकते हो, पर विवेक के लिए क्या करोगे? और जब समाज में इसकी परसेंटेज के लोग कम हो जाएंगे, जैसे आज भारत में 80% के आसपास लोग शिक्षित हैं, विद्या है उनके पास, विवेक बहुत अगर होगा
तो 10% लोगों के पास होगा। अगर ये 80 होता और ये 10 होता तो भी देश महान हो जाता, क्योंकि पावरफुल चीज ये है। विजडम। अब कहोगे कोई विवेक का एग्जाम्पल बताओ। अब 3 इडियट मूवी देखी, उसका एक सीन है, रैंचो, राजू और फरहान, ये तीनों लोग लेट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं। लेट, हॉस्पिटल से भाग के आते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हैं, तो टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो जब टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता तो एग्जामिनी से, जो एग्जामिनर सामने है, उससे थोड़ा सा टाइम मांगते कि सब प्लीज गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम, सब हम पेपर कंप्लीट कर लें। चतुर्लिंगम जाते जाते कह के जाता है कि सर टाइम इज ओवर सर। और फिर जब ये तीनों अपना पेपर कंप्लीट कर दे और टीचर के पास पेपर जमा करने आते हैं, वो कहता है आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। सिचुएशन, यहां विद्या काम नहीं आएगी। कहता आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। रांचो कहता है सर आप जानते हैं मैं कौन हूं? कहता प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो भी नहीं लेगा। कहता सर आप हमारा नाम और रोल नंबर जानते हैं सर? कहता नहीं। तीनों पेपर मिला के मिक्सअप कर देते और भाग जाते हैं। ये है विवेक। इसको पैदा इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अरे भैया ये तकदीर, भाग्य, भगवान, ये सब कॉन्सेप्ट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जिसके पास विवेक पैदा हो गया उसने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया। तब मजबूरी में जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए लोग थे, उनको मजबूरी में भाग्य का सिद्धांत पैदा करना पड़ा। मजबूरी में कैसे कह दे कि भैया हमारे पास ये चीज नहीं है। अब हिंदुस्तान में कितने राजनेता हैं जो राजा फैमिली से हैं, आपको तो पता ही होगा। और वो राजा फैमिली के राजनेता एक सम्मान परिवार से आए हुए प्रधानमंत्री के भजन गाते रहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। अब वो कैसे कह दे कि हमारी शिक्षा में त्रुटि रह गई? मैं तो जब ये सीन देखता हूं भारत के रजवाड़ों से आए हुए राजनेताओं को यशस्वी प्रधानमंत्री का मजीरा बजाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर दिल से बहुत मानता हूं। इसीलिए जो आदमी राजाओं के घर के लड़कों से मजीरा बजवा दे, यह उपलब्धि है सर। सर ये उपलब्धि है सर। जिन राजाओं के घर में आज भी लोग जाके जिल्ले इलाही कहते हैं, उनके बच्चे आपको हो सकता है ना दिखाई पड़ता हो, मुझे तो दिखाई पड़ता है सर। एक झटके में मालदीव को झटका, एक झटके में। हो सकता है दुनिया दिल्ली भूल गई हो, लक्षद्वीप सबके दिमाग पे है। राममय कर दिया पूरे भारत को, पूरे भारत को राममय कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अयोध्या बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अयोध्या अब बहुत कुछ बनेगा, लेकिन अब वो बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अब वहां सिखाया जाएगा श्री से प्रभु बनने का सिद्धांत। मैं आऊंगा उस पर। अब सवाल यह उठा
कि आखिर ये जो बड़े लोग हैं इन्होंने ये पैदा किया भाग्य का सिद्धांत। भाई जितने बड़े बड़े परिवारों के घरों के राजनेता आज संसद में बैठे हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के आए, विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए, वो कैसे मान लें कि एक सामान्य परिवार का लड़का हमारे ऊपर 10 साल से शासन कर रहा है? तो वो क्या कहेंगे? भाग्य। भाग्य नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? भगवान। भगवान नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? तकदीर। तकदीर नहीं, विवेक। बड़ी जादुई चीज है विवेक। तुमसे बताया नहीं गया, तुमसे सिर्फ कहा गया पढ़ो 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 पढ़ो। मैं तुमसे कह रहा हूं विवेक पैदा करो, विजडम। पैसे पैदा का कैसे पैदा होती है? पहली चीज, चुनौती बहुत पसंद है इसको, चैलेंजेस। इसको पैदा करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है चुनौती। पहली जरूरी चीज चुनौती। देखो मैंने वो रैंचो वाला एग्जांपल दिया ना, और जितनी चुनौती एक समान परिवार का लड़का देखता है जीवन में, कदम कदम पे लड़ना पड़ता है उसे, कदम कदम पे। हमारे साथ हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे जिनके साथ 3 लोग आते थे। एक खाना लेकर आता था, एक खाना खिलाने आता था, एक खाना खिलाने के लिए रिक्वेस्ट करने आता था, भैया प्लीज एक पराठा और खा लीजिए, आपको हम वहां घुमाने ले चलेंगे भैया, यहां घुमाने, भैया प्लीज थोड़ा सा जूस पी लीजिए भैया। वो आज गायब हैं। तुम अगर हमारी तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, या तुम अगर मोदी जी की तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, तो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे होगे कदम कदम पर, पग पग पर। और यही विवेक पैदा करता है।